हमने कोठी का एक एक चप्पा छान मारा है दीदी, विक्रम ने जवाब में कहा। लेकिन वो कोठी में नहीं है, सिर्फ यही कमरा बचा था इसलिए। फिर वो फरार हो गया होगा, राधा ने तनबीही लहजे में कहा। तुम सब बाहर जाओ और उसे तलाश करो। वो ज़ख्मी है और ज़्यादा दूर नहीं गया होगा। अगर वो ना पकड़ा गया तो तुम में से किसी की खैर नहीं। जाओ। ठीक है दीदी, विक्रम ने कहा। हम उसे बाहर तलाश करते हैं, आप चिंता मत करें। हम उसकी लाश ही लेकर आएंगे। चंद ही लम्हों के बाद दौड़ते कदमों की आवाज़ें गूंजी तो राधा ने मेरे इशारे पर दरवाज़ा बंद कर दिया। मैंने इत्मीनान की सांस ली और राधा को एक साइड पर खड़े होने का इशारा किया। उसने बिला चूं चरा मेरे हुक्म की तामील की। मैं उसकी तरफ से पूरी तरह होशियार था, क्योंकि उससे कुछ बैद नहीं था, वो काबिल एतबार नहीं थी। मुझे तलाश करने वाला विक्रम अपने साथियों को कोठी से बाहर ले गया। मैंने दरवाजे के साथ वाली दीवार पर बटन देखा तो उसे प्रेस कर दिया। कमरे में लाइट फैल गई और वो रोज़े रोशन की तरह रोशन हो गया। तुम बचकर कहीं नहीं जा सकते, राधा ने दबी दबी आवाज़ में कहा। तुम बुरी तरह मारे जाओगे। अगर मैं विक्रम को कह देती कि तुम मेरे साथ अंदर मौजूद हो तो वो अंदर दाखिल होने में ताख़ीर ना करता। फिर मेरे साथ तुम भी मारी जाती। मैंने ज़ेरे लब मुस्कुराते हुए कहा। तुमने इसलिए ऐसा नहीं किया कि तुम जानती थी कि मैं तुम्हें मारने में बिल्कुल देर नहीं करूँगा। जवाबन वो मुझ पर नज़रो कहर गज़ब डालकर दांत पीसने लगी। वो यकीनन इस सूरत हाल से निपटने के लिए कुछ न कुछ सोच रही थी। क्या सोच रही हो राधा जी? मैंने कहा। फिर मैंने खुद ही मुतबस्सम लहजे में उसका जवाब दे दिया। तुम यकीनन मुझे मारने का सोच रही हो। जवाबन उसने खामोशी इख्तियार किए रखी। मैं भी राधा को साथ लेकर वहाँ से निकलने का सोच रहा था, लेकिन अभी ख़तरा टला नहीं था। विक्रम और उसके साथी बाहर मौजूद थे। उनके जाने के बाद ही वहाँ से निकला जा सकता था। मेरा लिबास भी ख़राब हो चुका था। मैं इस लिबास से छुटकारा चाहता था, लेकिन अभी मौका नहीं था। हमने यहाँ से निकलना है, अचानक मैंने राधा से कहा। हमने? क्या मतलब है तुम्हारा? वो तुर्श रोई से बोली। यानी तुम भी मेरे साथ चलोगी राधा जी? मैंने सराहत से कहा। मैं क्यों जाऊंगी? जाना पड़ेगा, मैंने ठोस लहजे में कहा। तुम्हारी ज़िंदगी की बका इसी में है। मैं तुम्हारे साथ नहीं जाऊंगी। उसने जैसे ठान लिया था कि वो मेरे साथ ताउन नहीं करेगी। फिर मजबूरन मुझे तुम्हें मारना पड़ेगा। मैंने आखिरी हरबा इस्तेमाल करते हुए कहा। अच्छी तरह सोच लो, मेरे पास वक्त नहीं। शायद वो तिल मिलाकर रह गई, क्योंकि उसके चेहरे पर गुस्से के तासुरात उभर आए। लम्हा भर के बाद बोली, तुम मुझे कहाँ ले जाना चाहते हो? फ़िलहाल इस इलाके से तो निकलें, मैंने कहा। फिर देखेंगे कि हम कहाँ जाते हैं। तुम मुझे अपने साथ क्यों ले जाना चाहते हो? उसने इस्तफसार किया। उसकी आंखों में खौफ के साए लहराए थे। तुम मुझे पसंद आई हो, मैंने मुस्कुराकर कहा। क्या बकवास कर रहे हो? मैं सच कह रहा हूँ राधा जी, मैंने बदस्तूर मुस्कुराते हुए कहा। तुम मुझे अच्छी लगी हो। अगर तुम मेरे साथ बलात्कार करने का इरादा रखते हो तो ये तुम्हारी भूल है, राधा तुंद लहजे में बोली। मैं जान तो दे दूंगी, लेकिन तुम्हें अपनी इज्जत लूटने नहीं दूंगी। उसकी बात पर मैं तंजिया अंदाज में हंसा। अरे राधा जी, क्यों ऐसा सोच रही हो? मेरा ऐसा कोई इरादा नहीं। क्या मेरे चेहरे पर लिखा है कि मैं अपराधी हूँ? किसी के चेहरे पर तो नहीं लिखा होता। सच कह रही हो राधा जी, मैंने तंजिया अंदाज में मुस्कुराते हुए कहा। किसी के चेहरे पर नहीं लिखा होता कि वो पवित्र है या अपराधी। तुम्हारे चेहरे पर भी नहीं लिखा हुआ। जब मैंने तुम्हें पहली बार देखा तो यही समझा कि तुम मासूम और पवित्र हो। कोई नहीं जानता कि इस मासूम चेहरे के पीछे एक भयानक और रूसियाही चेहरा छुपा है। लोग जिसे पवित्र और नेक दिल समझते हैं, वो ही उनकी बेटियों की इज्जतों के लुटेरे हैं। मैंने उस पर तंज किया था। जवाबन वो मुझे काटदार नज़रों से घूर कर रह गई थी। उसके पास कोई जवाब नहीं था। बार कैफ, अब मेरी बात गौर से सुनो। अभी विक्रम आएगा और बताएगा कि उन्हें मैं कहीं नहीं मिला। तुम उन्हें वापस जाने का कह देना। मेरी बात समझ रही हो ना? हाँ, समझ गई। अच्छी बात है, मैंने ठंडी सांस अपने अंदर उंडेली। गलती की कोई गुंजाइश नहीं। और अपने चहीते भाई दीपक को फ़ोन करके मेरे बारे में बता देना कि वो भाग गया है और तुम कहीं और शिफ्ट हो रही हो। वो पूछेगा कि कहाँ जा रही हो तो तब क्या बताऊँ? वो होंठ भींचते हुए बोली। क्या कुछ भी कह देना, मैंने कहा। वैसे भी तुम जैसे रोसियाही लोगों को एक नहीं 101 ठिकाने होते हैं। तुम कुत्ते की मौत मरोगे। फ़िलहाल तो तुम मेरे रहमो करम पर हो। जवाबन उसने होंठ भींच लिए। यकीनन वो अंदर से मुश्तइल हो रही थी, लेकिन जाहिर है वो कुछ कर नहीं सकती थी। वो ज्योति का अंजाम देख चुकी थी। कुछ ही देर गुजरी थी कि विक्रम अपने साथियों के साथ आ गया। उसने दरवाज़ा बजाते हुए राधा को आवाज़ दी। राधा दीदी। मैंने राधा को इशारा किया कि वो मेरी हिदायत पर अमल करे। उसने मुझे तीखे नज़रों से देखते हुए दरवाजे का लॉक खोला और एक पट खोलकर बाहर देखा। क्या वो मिला? राधा ने तफ्तीशी अंदाज में पूछा। नहीं दीदी, विक्रम ने नफ़ी में कहा। हमने उसे हर जगह तलाश किया, कॉलोनी का एक एक चप्पा छान लिया, लेकिन शायद वो फरार हो चुका। राधा ने हंकारी भरी। अब क्या हुक्म है दीदी?
तुम इस तरह करो कि अपने साथियों के साथ वापस चले जाओ, राधा ने जवाबन कहा। जब मुझे ज़रूरत पड़ी तो तुम्हें बुला लूंगी। क्या आप अकेली रहेंगी दीदी? विक्रम के लहजे में तशवीश की रमक शामिल थी। नहीं, राधा कहने लगी, थोड़ी देर तक मैं भी दीपक के पास जा रही हूँ। ठीक है दीदी, विक्रम ने कहा, और वो मशवरा देने वाले अंदाज में दोबारा गोया हुआ। अगर आप कहें तो मैं आपको छोड़ाऊँ? नहीं, इसकी ज़रूरत नहीं, मैं खुद चली जाऊंगी। राधा ने उसे टोका। बस अब तुम जाओ। ठीक है दीदी। विक्रम के जाने के बाद राधा ने दरवाज़ा बंद करके चिटखनी चढ़ा दी और गर्दन मोड़कर मेरी तरफ देखा। थोड़ी देर के बाद कदमों की आवाज़ें मादूम हो गईं। जब वो विक्रम से बात कर रही थी, मैं उसके चेहरे के उतार चढ़ाव देख रहा था कि कहीं वो इशारतन विक्रम को बता दे कि राक्षस इसी कमरे में है, लेकिन उसने विक्रम को किसी किस्म का इशारा नहीं दिया था। मैं मुतमईन था। मैंने उन्हें वापस भेज दिया है, राधा ने गोया इत्तलान कहा। हम भी रवाना होते हैं, लेकिन कहाँ? फ़िलहाल यहाँ से निकलो, फिर बताता हूँ, मैंने तनबीही अंदाज में कहा। मेरे लहजे की सर्द मोरी थी कि राधा के चेहरे पर खौफ के तासुरात उभरते हुए देखे। उसने कुछ कहने को लब वाह किए ही थे कि फिर उसने भींच लिए। वो कश्मकश का शिकार थी। मुझे यूं लगा जैसे वो किसी का इंतज़ार कर रही हो। वो एक ख़तरनाक औरत थी, पल पल चेहरे बदलने वाली। मेरे पास वक्त नहीं है मिस राधा, मैंने चुभते हुए लहजे में कहा। अगर तुम मुझे यहाँ से निकाल कर नहीं ले जा सकती तो फिर मुझे तुम्हारा कोई फ़ायदा नहीं। मैं जैसे तैसे करके निकल ही जाऊँगा, लेकिन तुम्हें अपनी जान से हाथ धोना पड़ेंगे। कहने के साथ ही मैंने रिवाल्वर पर हल्का सा दबाव डाला तो हल्की सी आवाज़ उभरी। चूंकि मेरी आंखें अंधेरे से मानूस हो चुकी थी, इसलिए राधा के चेहरे पर उभरे खौफ के तासुरात वाज़िया दिखाई दिए। रुक जाओ, वो मिनमिनाई। अच्छा ठीक है, मैं तुम्हें इस कोठी से निकालती हूँ। जल्दी करो, मैंने दबंग लहजे में कहा। गो मेरे जख्मी बाजू से खून निकलना बंद हो चुका था, लेकिन टीसें उठ रही थीं। मैं जल्द अज जल्द जख्मी बाजू की ड्रेसिंग करना चाहता था, वरना बारूद का जहर बाजू में फैलने का खतरा था। हमें उसी सुरंग से जाना होगा, राधा ने कहा, लेकिन उस सुरंग का दरवाज़ा दूसरी तरफ से बंद है। मैंने गोया इंकिशाफ किया। पहले मैंने भी उसी सुरंग से निकलने की कोशिश की थी। उसका दरवाज़ा ऑटोमेटिक खुलता है, राधा ने हैरान होते हुए कहा। मुझे उसका मैकेनिज़्म मालूम है। मैंने हंकारी भरने पर ही इक्तफा किया। फिर मैंने उसे रिवाल्वर की जद पर रखते हुए दरवाज़ा खोला और हम दोनों यके बाद दीगरे बाहर निकले। बाहर ज़ख्मी मनुष्य बदस्तूर मौजूद थे और फर्श पर लेटे थे। शायद उनकी हालत ख़राब थी। हमें देखते ही एक ने चीखते हुए कहा, अरे ये तो वही राक्षस है, विक्रम विक्रम। मैंने उसके चीखने की मुतलिक परवाह न की और राधा को लिए उसके कमरे में गया। मैं अंदर से दरवाज़ा बंद करना नहीं भूला था। ज्योति की लाश पड़ी थी और उसकी पेशानी से निकलने वाला खून उसकी पेशानी पर जमने के साथ साथ कालीन में भी जज्ब हो चुका था। हम दोनों सुरंग में दाखिल हुए। मैं सुरंग का आखिरी दरवाज़ा भी बंद करना नहीं भूला था। इसी वजह से हम दोनों के दरमियान फासला बढ़ गया। मैंने सोच लिया था कि अगर मैं नहीं बचूंगा तो राधा को भी साथ ले डूबूंगा। सुरंग में लाइट पहले ही ऑन थी। इख्तितामी दरवाजे पर पहुंचे तो राधा ने दरवाजे के कोने पर हल्का सा दबाव डाला। अगले ही पल दरवाज़ा बेआवाज़ अंदाज में खुल गया। दूसरी तरफ भी सुरंग दिखाई दी। मैं हैरत भरी नज़रों से दूसरी तरफ की सुरंग देखता रहा। राधा मुझे देखे बगैर ही सुरंग में दाखिल हुई। मैं उससे कदरे फासले पर था। मैं एक बार फिर राधा की चालाकी का शिकार हुआ। सुरंग में दाखिल होते ही उसने दाएं दीवार पर हाथ मारा। अगले ही पल दरवाज़ा घूमने लगा। मैं बेइख्तियार चौंका। मैंने जस्त लगाई, लेकिन मेरे पहुंचने से पहले ही दरवाज़ा बंद हो गया। मैं दांत पीसने के सिवा कुछ ना कर सका। फौरी तौर पर मेरे जहन में आया तो मैंने भी उस जगह पर हाथ मारा जिस जगह राधा ने हाथ मारकर दरवाज़ा खोला था, लेकिन मेरी कोशिश रायगां गई। हाथ मारने के बावजूद दरवाज़ा ना खुला। मैंने झुंझुलाहट भरे अंदाज में बंद दरवाजे पर मुक्का जड़ दिया। ये मेरे अंदर का गुस्सा था। सच कहते हैं कि औरत को समझना दुनिया का मुश्किल तरीन काम है। राधा मेरी सोच से भी ज़्यादा तेज़ तरार और चालाक निकली। कितनी आसानी से उसने मुझे मार दे दी। वो जाहिर यूं कर रही थी जैसे मेरे दाम में आ गई हो। मेरे लिए वहाँ रुकना खतरे से खाली नहीं था। क्या पता राधा कोई और चाल चले। मेरे लिए वहाँ से जल्दी निकलना ज़रूरी हो गया था। मैंने 2-3 बार उसी जगह पर हाथ मारा, लेकिन दरवाज़ा ना खुला। मैं वापस मुड़ा और तकरीबन दौड़ता हुआ सुरंग के दरवाजे पर पहुंचा। बड़ी उजली से दरवाज़ा खोला और वाशरूम से होता हुआ कमरे में आया। मेरे लिए कोठी में रुकना बाइस से ख़तरा था, इसलिए मैं बाहर निकलकर गेट की तरफ दौड़ा। ज़ख्मी मनुष्य ने मुझे देखा तो वो दोबारा चिल्लाया, विक्रम, वो राक्षस बाहर जा रहा है। वो मुसलसल चीख चीख कर विक्रम को मुतवज्जा करने की कोशिश में था। मेरे अंदाजे के मुताबिक विक्रम अपने साथियों को लेकर जा चुका था, लेकिन ये मेरी खाम ख्याली साबित हुई। मेन गेट का ज़ेली दरवाज़ा खोलकर मैं बाहर निकला ही था कि मुझे अकब से दौड़ने की आवाज़ें सुनाई दीं। साथ ही डज की आवाज़ के साथ एक गोली मेन गेट में सुराख करती हुई कहीं निकल गई और मैं बाल बाल बचा। मुझे नहीं मालूम था कि अकब में आने वाला विक्रम और उसके साथी थे या कोई और। बाहर कैफ सामने दिखाई देने वाली झाड़ झंकार की तरफ मैंने दौड़ लगा दी।
उनके कोठी से बाहर आने से पहले ही मैं झाड़ झंकार की में छुप चुका था। मैं झाड़ियों में पहलू के बल गिरा तो मेरे मुंह से कराहें खारिज हुई। शायद कुछ कांटे मेरे वजूद में पेवस्त हो गए थे। साथ ही मेरे हाथ से रिवॉल्वर निकल चुका था। मैं कांटों की परवाह ना करते हुए कोहनियों के बल रेंगता हुआ झाड़ियों क्रॉस करने लगा। अचानक मेरे कानों में विक्रम की आवाज़ पड़ी। वो अपने साथियों से कह रहा था, तुम इधर जाओ, तुम उधर जाओ, वो यहीं कहीं छुपा है। उसे जिंदा नहीं बचना चाहिए, वरना राधा दीदी हमारी खाल उतार लेंगी। तुम चिंता मत करो, हम उसकी लाश ही लेकर आएंगे। एक साथी की आवाज़ गूंजी। शुक्र है कि झाड़ियों में रेंगने के दौरान आवाज़ें पैदा नहीं हुई, वरना विक्रम का झाड़ झंकार की तरफ मुतवज्जा हो जाना यकीनी अमर था। चंद सानिये के बाद जब मुझे यकीन हो गया कि विक्रम और उसके साथी मेरी तलाश में इधर उधर फैल गए हैं, तो मैंने आहिस्ता आहिस्ता दोबारा आगे की तरफ रेंगना शुरू किया। दूसरी तरफ एक पुख्ता दीवार थी जो शायद किसी कोठी की थी। मैं दीवार के साथ टेक लगाकर बैठ गया और गैर मुअत्तदिल सांस को हमवार करने लगा। कुछ ही देर गुजरी थी कि दो साए मेरे सामने से गुजरे। मैं तहीए दस्त हो गया था और मेरे दुश्मनों के पास हथियार थे, इसलिए मुझे सोच समझ कर कदम उठाना था। मैं मौजूदा सूरत हाल पर गौर व फिक्र करने लगा। अब जो मसला दरपेश था वो वहाँ से निकलने का था, क्योंकि दीपक की कोठी ऐन झाड़ियों के सामने थी। अगर मैं झाड़ियों से निकलता तो ऐन मुमकिन था कि किसी की नज़र में आ जाता। फिर उन्होंने मुझे मारने के लिए एक लम्हा नहीं लगाना था। जिस कोठी की दीवार के साथ मैं छिपकली की तरह चिपक कर बैठा था, उस कोठी की दीवार के साथ ही एक गली थी, लेकिन फासला खासा ज़्यादा था, इसलिए झाड़ियों में रेंग कर जाने के बायस कांटे भी चुभने का खदशा था। इलावा अजी अगर सांप बिच्छू या कोई और मूजी बला छुपी हुई तो उसका डर भी था। मैं एक जाल से निकलकर दूसरे जाल में फंस चुका था। कोठी की दीवार भी ज़्यादा बुलंद नहीं थी। मेरे दिमाग में ख्याल आया कि मुझे दीवार कूदकर कोठी में जाना चाहिए, फिर मैं दूसरी तरफ गली में निकल सकता था। ये बेहतरीन रास्ता था। इस कॉलोनी में मुसलमान और हिंदू दोनों बरादरियों के लोग रहते थे। अब ये मालूम नहीं था कि इस कोठी में जिसमें मैं जाने की सोच रहा था हिंदू रहते थे या मुसलमान। मैं उठा और एक ही बार दीवार पर चढ़ गया। दूसरी तरफ मैंने एक लम्हे में छलांग लगा दी। वो एक कुशादा लॉन था और लॉन की दूसरी तरफ एक बड़ी सी इमारत। दोनों के दरमियान टाइलों की बनी रविश थी। मेरे पास इतना वक्त नहीं था कि कोठी का जायज़ा लेता। मैं फ़ौरन ही दूसरी दीवार में चढ़कर गली की तरफ झांकते हुए कुर्बो जवार का जायज़ा लेने लगा। गली वीरान सुनसान थी। लाइट्स का भी कोई ख़ास इंतज़ाम नहीं था। मैं मुंडेर पर चढ़ा और गली में कूदने में एक लम्हा भी ताख़ीर न की। मेरे कूदने से एक बार भद की आवाज़ पैदा हुई। मैं चंद सानिये जहाँ बैठा था बैठा इत्मीनान करता रहा, फिर तेज़ तेज़ कदमों से चलता हुआ दीपक की कोठी वाली गली की तरफ बढ़ने के बजाय मुखालिफ सिमत में बढ़ना शुरू किया। बाहर कैफ मुख्तलिफ गलियों से होता हुआ बिला आखिर मेन सड़क पर आ गया। मैंने यूं लंबा सांस लिया जैसे मैं जेल से छूट कर आया हूँ। कुछ देर एक तारीक गोशे में सुस्ताने के बाद मैंने दयाल सिंह को बुलाने का फ़ैसला किया। मेरे पास ठिकाना तो था नहीं, जहाँ मैं रह जाता रहने के लिए एक ठिकाना बना था, लेकिन फिर वो भी टेररिस्ट का टेबल लगने के बायस छिन गया था। मैंने जेब से फ़ोन निकाल कर दयाल सिंह को फ़ोन किया। सुबह के 4 बज रहे थे और वो सो रहा था। कबल इसके कि फ़ोन बंद हो जाता, दयाल सिंह ने फ़ोन उठाया और सोई हुई आवाज़ में बोला, हेलो, रात को कौन फ़ोन कर रहा है? दयाल सिंह, मैं हूँ, मैंने धीमी आवाज़ में कहा। कौन मैं पाजी? अपना नाम बताओ। शायद उसने रामू का नंबर मेरे नाम से सेव नहीं किया था, तभी पूछ रहा था। मैं हूँ विनोद। विनोद? उसने ज़ेरे लब दोहराया। फिर जैसे वो चौंक पड़ा। मैंने चश्मे तसव्वुर में देखा वो बिस्तर से उछला भी होगा। सरकार, ये तुसी हो? कित्थे हो? क्यों, क्या कुछ हुआ है? मैंने उसके लहजे पर चौंक कर कहा। ओ नहीं सरकार, दयाल सिंह ने खसियाने लहजे में कहा, मैं तो वैसे ही पूछ रहा था। दयाल सिंह, मैंने कहा, मैं भीम कॉलोनी के बाहर मेन सड़क पर हूँ। क्या तुम मुझे लेने आ सकते हो? हैं, तुसी उधर क्या कर रहे हो? शायद वो हैरान हुआ था। मैं तुम्हारा इंतज़ार कर रहा हूँ, मैंने जवाबन कहा, और फिर उसकी कोई बात सुने बगैर ही सेल फ़ोन ऑफ कर दिया। बात करने के बाद सेल फ़ोन स्विच ऑफ कर देता था, लेकिन मैं जल्द अज जल्द इस सेल फ़ोन से छुटकारा हासिल करना चाहता था। इस सिलसिले में दयाल सिंह मेरी मदद कर सकता था। मुझे याद था जब दयाल सिंह ने मुझसे फ़ोन के बारे में पूछा था तो मैंने झूठ बोला था कि मेरा फ़ोन गिर गया है। मैं अभी भी उसी नंबर से फ़ोन कर रहा था। शायद दयाल सिंह को नंबर याद नहीं था या उसने सेव नहीं किया था, जो कि मेरे लिए अच्छी बात थी। सामईन कराम, आप सुन रही हैं एक दिलचस्प उर्दू कहानी जिसका नाम है रूसिया। ये इस सिलसिले की किस्त नंबर 115 है। मुझे उम्मीद है आपको मेरी ये काविश पसंद आ रही होगी। आपने अगर अभी तक मेरा चैनल कहानी घर सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए, ताकि आने वाली हर नई कहानी की इत्तला बर वक्त आप तक पहुंच सके। दयाल सिंह को आने में 25 मिनट लग गए। उसकी आंखों से साफ दिखाई देता था कि वो सोया हुआ था। उसने मुझे सर तपा देख कर हैरान हुआ। सरकार, ये तो अड्डी हालत किसने की? टैक्सी में बैठो, फिर बात करते हैं, मैंने टैक्सी का दरवाज़ा खोलते हुए कहा और बैठ गया।
दयाल सिंह ने भी अपनी सीट संभाली और टैक्सी आगे बढ़ा दी। सरकार, लगता है ਤੁਹਾਡੀ किसी के साथ लड़ाई हुई है। हाँ, तुम्हारा अंदाज़ा दुरुस्त है। ओहो सरकार, किसके साथ? रतन कुमार के गुंडों के साथ, मैंने जवाबन कहा। क्या तुम्हारे पास कोई महफूज ठिकाना है? रतन कुमार के कुत्ते मेरी तलाश में हैं। तुसी चिंता ना करो सरकार, दयाल सिंह ने सर हिलाते हुए कहा। मैं आपको ऐसी जगह ले जाता हूँ जहाँ कोई भी तुसी को तलाश नहीं कर सकेगा। फिर जल्दी चलो, मैंने बाजू में उठने वाली टीस को बर्दाश्त करते हुए कहा। दयाल सिंह ने टैक्सी की स्पीड बढ़ा दी। चूंकि रात का वक्त था और सड़कें सुनसान थीं। रतन कुमार के बारे में मालूम किया? हाँ सरकार। क्या पता चला? मेरे वजूद में जैसे सनसनाहट की लहर दौड़ी। सरकार, दयाल सिंह ने जवाब दिया, मैंने अपने एक जानने वाले वेटर के ज़िम्मे लगाया था। उसने बड़ी मुश्किल से मालूम करके बताया है कि रतन कुमार इन दिनों अमेरिका में है। वो वापस कब आएगा इस बारे में किसी को मालूम नहीं। दयाल सिंह की बात सुनकर मैंने एक लंबी सांस ली। राधा की बात की तस्दीक हो गई थी। ये भी कि दयाल सिंह ने मेरे लिए काम किया था। मेरे जहन में उसके हवाले से जो वसवसे थे वो महव हो गए। कुछ देर के बाद वो मुझे एक इलाके में ले गया जहाँ कच्चे पक्के मकानात थे। कहीं कहीं मस्जिदें तो कहीं मंदिर दिखाई दिए। उसने टैक्सी एक पुख्ता मकान के दरवाजे पर रोकी और मेरी तरफ देखकर कहा, आ जाओ सरकार। हम दोनों टैक्सी से निकल आए। दयाल सिंह ने जेब से मकान की चाबी निकाली और ताला खोला। मैं उसके पीछे चलता हुआ मकान में दाखिल हुआ। 2 कमरों और छोटे से सहन पर मुश्तमिल वो मकान गर्दो गुबार से अटा था। यूं लगता था जैसे कई सालों से ये बंद हो। दयाल सिंह ने एक कमरे का दरवाज़ा खोला और अंदर दाखिल होकर लाइट जलाई तो मैं भी कमरे में दाखिल हुआ। कमरे में सिर्फ एक चारपाई, एक ट्रंक और मेज़ पड़ी थी। इनके अलावा और कोई चीज़ काबिल ज़िक्र नहीं थी। ये तीनों चीज़ें भी गर्द से अटी थीं। छत पर पंखा था। चूँकि कमरे में खासा हब्स था इसलिए दयाल सिंह ने पंखा चला दिया। ये मकान कितने अरसे से खाली पड़ा है? मैंने दयाल सिंह से दरियाफ्त किया। दयाल सिंह हंसकर बोला, तकरीबन 4-5 माह से। तुम्हारा मकान है? हाँ सरकार, दयाल सिंह ने जवाबन कहा। तो तुम यहाँ क्यों नहीं रहते? बस सरकार, माता पिता के देहांत के बाद इस घर में दिल नहीं लगता। दयाल सिंह के चेहरे पर उदासी छा गई। तभी वो गमज़दा लहजे में बोला, इसीलिए मैंने यहाँ रहना छोड़ दिया। यार बेलियों ने कहा था कि मैं ये मकान किराए पर चढ़ा दूँ, लेकिन मैंने इनकार कर दिया। ये मेरे पिता की मेहनत से बनाया हुआ घर है। जवाबन मैंने इस बात में सर हिलाने पर ही इक्तफा किया। तभी उसे याद आया तो वो खसियाने अंदाज में बोला, सरकार मैंने भी तुसी को बातों में लगाया। तुसी ठहरो, मैं सफाई करता हूँ, फिर बाकी काम करते हैं। दयाल सिंह ने ट्रंक में से एक कपड़ा निकाला। पहले चारपाई साफ़ की, फिर मेज़। सरकार तुसी बैठो, मैं टैक्सी देखता हूँ, शायद उसमें कोई दवाई हो। उसके जाने के बाद मैं बिस्तर पर जैसे गिर सा गया। मेरा लिबास गर्द आलूद होने के साथ साथ जगह जगह खून के कतरों से भी रंगा था। आज की रात मेरे लिए नहायत कठिन और मारामारी में गुजरी थी। अफसोस इस बात का था कि राधा मेरे हाथों से निकल गई थी, लेकिन जब ज्योति का ख्याल आया तो मेरे वजूद में सुकून की लहर दौड़ गई। थोड़ी देर के बाद दयाल सिंह आया तो खाली हाथ था। कहने लगा, सरकार मेरे पास दवाई ख़त्म हो चुकी है, पर तुसी चिंता न करो। सुबह जैसे ही कोई दुकान खुलती है तो सबसे पहले तुसी के लिए दवाई लेकर आऊँगा। मैंने इस बात में सर हिला दिया। मुझे भूख भी लगी थी, लेकिन मैं जानता था कि इस वक्त दयाल सिंह खाने का बंदोबस्त नहीं कर सकता। बादशाह उसने खुद ही पूछ लिया, सरकार तुसी को भूख तो नहीं? पर तुसी चिंता न करो, करीब में ही मेरी बेबे का घर है। मैं अभी तुसी के लिए खाना बनवा कर लाता हूँ, तुसी आराम करो। मेरे कुछ कहने से पहले ही दयाल सिंह बाहर चला गया और मैंने आंखें मींच लीं। शुक्र था कि गोली मेरे बाजू से रगड़ खाकर निकली थी। अगर बाजू में घुस जाती तो बारूद का जहर फैलने का खदशा था। नींद तो आंखों से कोसों दूर थी, लेकिन दिमाग को आराम देने की खातिर मैंने हर सोच को दिमाग से महव कर दिया। शायद 1 घंटा गुजर गया था। वो मेरे लिए खाना पकवा लाया और साथ ही चाय भी। 4-5 चपातियों के साथ शोरबा था। हम दोनों ने मिलकर खाया और फिर चाय पी। दयाल सिंह खाना नहीं खाना चाहता था, लेकिन मेरे इसरार पर वो मजबूर हो गया। सुबह का पुरनूर उजाला फैल रहा था। नमाज फजर के लिए कब अज़ानें हुई मुझे होश ही न रहा। दयाल सिंह ने बताया था कि उस इलाके में मुसलमान, हिंदू, उनके अलावा सिख भी रहते हैं। अपने बेबे के बारे में बताया कि वो उसकी मुंह बोली बहन है। वो विधवा है और अपने 2 बच्चों के साथ रहती है। उसके बच्चे उसे मामा जी कहते हैं। उसने पूछा नहीं था कि तुम इतना सारा खाना किसके लिए ले जा रहे हो? मैंने कहा, हम खाने से फरागत के बाद बातें कर रहे थे। पूछा था? दयाल सिंह ने कहा। मैंने कहा कि दिल्ली से मेरा यार बेली आया है, उसी के लिए बनवाने आया हूँ। मैंने सर हिलाने पर ही इक्तफा किया। थोड़ी देर बाद दयाल सिंह टैक्सी लेकर चला गया और उसके बाद मैं सो गया। मेरी आंख उस वक्त खुली जब दयाल सिंह हल्का हल्का दरवाज़ा दस्तक दे रहा था। सरकार दरवाज़ा खोलो, मैं हूँ दयाल सिंह। मैंने बिस्तर से उतरकर दरवाज़ा खोला। दयाल सिंह मेडिसन के अलावा मरहम पट्टी का सामान भी ले आया था। मैंने शर्ट उतार कर एक साइड पर रखी। सबसे पहले मैंने स्प्रिट से अपना ज़ख़म साफ़ किया। ज़ख़म साफ़ करने के दौरान
मेरे मुंह से टीसें खारिज हुईं। जख्म साफ करने और मरहम पट्टी करने में दयाल सिंह ने मदद की। मैंने दोबारा गर्द और खून आलूद शर्ट पहन ली। अच्छा सरकार, अब तुसी आराम करो, दयाल सिंह ने कहा। मैं दोपहर को आऊँगा तो तुसी के लिए खाना भी लेता आऊँगा। वो जाने लगा तो मैंने उसे रोका। सुनो दयाल सिंह। वो मुड़कर मुझे देखने लगा। मैंने पतलून की जेब से पैसे निकाल कर उसकी तरफ बढ़ाए। आते वक्त मेरे लिए एक नया सूट खरीदते लाना। सरकार, इसकी ज़रूरत ही नहीं, वो बोला। मेरे पास चंद सूट हैं, वो मैं लेता आऊँगा, तुसी को बिल्कुल फिट आएंगे। नहीं, मैंने नफ़ी में सर हिलाया। पहले ही तुम्हारे मुझ पर बहुत एहसानात हैं, जो कहता हूँ वो करो। दयाल सिंह हिचकिचाया, फिर दोबारा कहने पर उसने पैसे ले लिए और चला गया। मैंने अंदर से दरवाज़ा बंद कर दिया और बिस्तर पर दराज होकर सो गया। दयाल सिंह दोपहर को आया, मेरे लिए 2 नए सूट और खाने पीने की चीज़ें लाया। मैं जागा तो मेरा सर भारी था। मैंने एक सूट मुंतखब करके पहन लिया। एक सूट मैंने वहीं ट्रंक के ऊपर रख दिया। मेरे कहने पर दयाल सिंह मेरे पुराने कपड़े एक शापर में डालकर दूर किसी घड़े में फेंक आया। नींद लेने और खाने पीने के बाद अब मैं खुद को पहले से चाको चौबंद और पुरजोश महसूस कर रहा था। मुझे राधा चाहिए थी, क्योंकि वो ही मुझे रतन कुमार के ठिकाने तक पहुंचा सकती थी। मुझे मालूम नहीं था कि राधा कहाँ गई होगी, लेकिन वो चिराग पास ज़रूर होगी। उसके हरकारे मुझे तलाश कर रहे होंगे। दीपक को भी ज्योति की मौत का पता चल चुका होगा। उसकी क्या हालत होगी, मैं पर्दा चशम पर देख सकता था। गैज़ो गज़ब की वजह से दीपक का वजूद कपकपा रहा होगा। सरकार, क्या सोच रहे हो? अचानक दयाल सिंह की आवाज़ मेरी समात में टकराई तो मैं ख्यालों की दुनिया से निकल आया। खाना खाने के बाद वो चाय बना लाया था। वो कब वापस आया था मुझे खबर ना हो सकी। कुछ नहीं, मैंने मुख्तसरन जवाब दिया और भाप उड़ाती चाय का कप उठा लिया। सरकार, तबीयत का सुनाओ, दयाल सिंह ने पूछा। पहले से बेहतर हूँ, मैंने ज़ेरे लब मुस्कुराते हुए कहा। दयाल सिंह, क्या मेरा एक और काम करोगे? तुसी हुक्म करो सरकार, उसने ताबेदारी का मुजाहरा किया। कुछ चाहिए क्या? दयाल सिंह मेरी यूं ताबेदारी कर रहा था जैसे मैं उसके लिए बहुत अहमियत रखता हूँ। मुझे एक नया फ़ोन और सिम चाहिए, मैंने कहा। मिल जाएगा सरकार, दयाल सिंह ने मुस्कुराते हुए कहा। और हुक्म? पूछोगे नहीं कि मुझे फ़ोन और सिम क्यों चाहिए? मैंने उसे टटोलने वाले अंदाज में कहा। कभी कभी मुझे दयाल सिंह की शख्सियत दोहरी और मशकूक लगती थी। मुझे लगता था जैसे वो मेरे साथ खेल रहा है और अपने तई मुझे बेवकूफ़ बनाने की कोशिश कर रहा है। फ़ोन ज़रूरत के लिए ही होता है सरकार, दयाल सिंह ने कहा। तुस जिस पाखंडी मुनिश के साथ लड़ रहे हो, ये बहुत बड़ा काम है सरकार। मुझसे तुसी के लिए जो हो सका मैं करूँगा। तो शाम तक नया फ़ोन मिल जाएगा सरकार। फिर दयाल सिंह ने अपने वादे के मुताबिक मुझे शाम को नया फ़ोन ला कर दिया, जिसमें सिम भी थी। रात को मैंने छोटी बहन मरीना को फ़ोन किया, लेकिन उसका फ़ोन बंद था। मुझे शानजे का भी फ़ोन नंबर याद नहीं था। मैं रात गए तक फ़ोन नंबर याद करने की कोशिश करता रहा, लेकिन दिमाग से सब कुछ गोया महव हो चुका था। मैंने ये फ़ोन दयाल सिंह से राब्ते के लिए लिया था। रामू के फ़ोन से सिम निकाल कर मैंने ज़ाया कर दी। फ़ोन को मैंने पत्थर से तोड़कर उसकी बाकियात गंदे नाले में फेंक दी। अब मुझे फ़िक्र नहीं थी कि रतन कुमार या दीपक रामू के सेल फ़ोन से ट्रेस करने की कोशिश कर सकते हैं। उस रात मुझे जूलिया भी याद आई। उसका भी राब्ता नंबर याद नहीं था, अलबत्ता हार्वे के ज़रिए उससे राब्ता हो सकता था। हार्वे का ख्याल आते ही मैं सोच में पड़ गया कि उससे कैसे राब्ता करूं। एंडरसन ही उससे राब्ते का बेहतरीन ज़रिया था, लेकिन मसला वही था, मुझे एंडरसन की कोठी नहीं मिल रही थी। मैंने सोचा कि एक बार फिर कोशिश करने में क्या हर्ज है, शायद इस बार किस्मत यावरी कर रहे। चुनाचे मैं अगले दिन एक बार फिर एंडरसन की रिहाइशगाह तलाश करने का फैसला करके हब्स ज़दा कमरे में बिस्तर पर लेट गया। सुबह मेरी आंख दयाल सिंह के नाश्ता लेकर पहुंचने पर खुली। रात कैसी गुजरी सरकार? मैं फ्रेश होकर कमरे में आया तो दयाल सिंह ने पूछा। मच्छरों से जंग करते हुए गुजरी, मैंने चारपाई पर बैठते हुए कहा तो दयाल सिंह चौंक पड़ा। ओहो सरकार, क्या तुसी बाहर सोए थे? हाँ, कमरे में बहुत हब्स था, मैंने जवाबन कहा और मुँह ही मुँह में बिस्मिल्लाह पढ़कर नाश्ता शुरू किया। मैं माफ़ी चाहता हूँ सरकार। अरे कोई बात नहीं दयाल सिंह, मैंने हंसकर कहा। चलो नाश्ता शुरू करो, मैं आज ही पेडिस्टल फ़ैन का बंदोबस्त कर दूंगा। दयाल सिंह ने नाश्ता शुरू करते हुए कहा तो मैंने असबात में सर हिला दिया। दयाल सिंह मेरे लिए एक अच्छा दोस्त तो साबित हो रहा था, लेकिन उसकी शख्सियत हनूज़ मुझे तजस्सुस में डाल रही थी। नाश्ते के बाद मैंने उससे कहा, दयाल सिंह मुझे चेतन रोड पर तो ड्रॉप कर दो, मैं तुम्हें किराया दूंगा। सरकार, कैसी बात करते हो? दयाल सिंह ने कहा। मैं तुसी से पैसे क्यों लूँगा? ना सरकार, वैसे भी मैं उसी तरफ जा रहा हूँ। मैंने तुसी को पहले भी बताया था कि उस तरफ मेरी एक सवारी रहती है जो हर बारी मुझे ही फ़ोन करके बुलाती है। ठीक है, वैसे कोई काम है उस तरफ? हाँ, एक दोस्त से मिलना है, मैंने सरसरी अंदाज में कहा। उसने भी सर हिला दिया। मैंने दयाल सिंह से शेव का सामान भी मंगवा लिया था। मेरी दाढ़ी और मूछें काफ़ी बढ़ गई थी।
जब मैंने शेव की तो मेरा चेहरा यकसर बदला हुआ लगा। थोड़ी देर के बाद मैं दयाल सिंह के साथ टैक्सी में सवार होकर चेतन रोड पर पहुंच गया। दयाल सिंह एक गली में टैक्सी ले गया। मैंने रास्ते में एक कैब खरीद ली थी, जिसे सर पर जमा कर मैं एंडरसन का घर तलाश करने लगा। मैंने तहैया कर लिया था कि एंडरसन को तलाश किए बगैर वापस नहीं जाऊंगा। पेन किलर मेडिसिन खाने की वजह से बाजू में तकलीफ कम थी। मैं आवारागर्दी करता हुआ अंदाजे से एक कॉलोनी की गली में दाखिल हुआ। गली में लोगों की आमदोरफ्त जारी थी। मैं कुर्बा जवार में देखता हुआ आगे बढ़ता रहा। मैं कुछ ही दूर गया था कि दफातन मेरी नज़र एक टैक्सी के पास खड़े ड्राइवर पर पड़ी तो मेरे दिमाग में एक झमाका सा हुआ। मैं पहली ही नज़र में उस टैक्सी ड्राइवर को पहचान गया। वो वही था जिसने मुझे रवि कॉलोनी में मतलूबा जगह पर उतारा था। उसी को एंडरसन ने ही बुलाया था। वो किसी सवारी का सामान उतार रहा था। टैक्सी से कदरे फासले पर एक नौजवान लड़की और अधेड़ उम्र आदमी खड़ा था। लड़की ने गले में मंगल सूत्र पहना था, माथे पर बिंदिया थी। ड्राइवर ने टैक्सी की डिग्गी से 2 बैग निकाल कर ज़मीन पर रखे और डिग्गी बंद करके उनकी तरफ मुतवज्जा हुआ। अधेड़ उम्र आदमी ने उसे पैसे दिए तो वो धन्यवाद कहता हुआ ड्राइविंग सीट की तरफ बढ़ा। कबल इसके कि वो टैक्सी में बैठता मैं उसके पास पहुंच गया। बात सुनो, मैंने कहा तो उसने बेख्तियार चौंक कर मेरी तरफ देखा। जी बाबू, कहीं जाना है? ड्राइवर ने मेरा सर तपा जायज़ा लेने के बाद पूछा। नहीं, मैंने नफ़ी में सर हिलाया। मुझे कुछ पूछना है। जी पूछिए। शायद तुम्हें याद हो, मैंने पुरसोच लहजे में कहा, कुछ अर्सा पहले तुमने मुझे मिस्टर एंडरसन की रिहाइशगाह से पिक किया था। है याद? ड्राइवर सोच में पड़ गया। मैं दिल ही दिल में दुआ कर रहा था कि उसे याद आ जाए। शायद कबूलियत का वक्त था। ड्राइवर को याद आ गया। कहने लगा, हाँ मुझे याद आ गया। मिस्टर एंडरसन को कहीं जाना होता है तो वो अक्सर मुझे ही फ़ोन करते हैं। क्या कोई मसला हो गया? नहीं, मैंने नफ़ी में सर हिलाया। दरअसल मुझे उनके घर जाना है, लेकिन मैं लोकेशन भूल चुका हूँ। क्या तुम इस सिलसिले में मेरी मदद कर सकते हो? क्यों नहीं जनाब, वो ज़ेरे लब मुस्कुराते हुए बोला। आइए मेरे साथ, मैं आपको उनके घर ड्रॉप कर देता हूँ। उनका घर करीब में ही है। मैं उसके साथ रवाना हुआ। मुझे यूँ महसूस हुआ जैसे मेरे सर से मनोबोझ उतर गया हो। टैक्सी 2-3 गलियों से होती हुई जब एक कुशादा गली में दाखिल हुई तो मुझे सब कुछ याद आ गया। एंडरसन की रिहाइशगाह इसी गली में थी। लोगों की आमदोरफ्त जारी थी। ड्राइवर ने टैक्सी एक कोठी के गेट पर रोकी तो मैं गेट को पहचानता हुआ नीचे उतर आया। मैंने ड्राइवर को किराया देना चाहा तो उसने लेने से इनकार कर दिया और चला गया। मैंने कंधे उचकाए और गली क्रॉस करके एंडरसन की कोठी की तरफ बढ़ा। मैं कॉल बेल बजाना ही चाहता था कि दफातन ज़ेली दरवाज़ा खुला और एंडरसन बाहर निकला। मैंने बेल बजाने का इरादा तर्क किया। गुड मॉर्निंग, मैंने कहा। जवाब में उसने भी गुड मॉर्निंग कहा और पूछा, किससे मिलना है? मिस्टर एंडरसन, मैंने कहा, मैं आपसे ही मिलने आया हूँ। एंडरसन चौंका और मेरा सर तपा जायज़ा लेने के बाद बोला, यंग मैन, तुम्हारी आवाज़ सुनी सुनी सी लगती है। जी आपने ठीक अंदाज़ा लगाया, मैंने कहा। मैं मॉरिस। मॉरिस? उसने ज़ेरे लब दोहराया। आपको याद होगा कुछ अर्सा कबल मिस्टर हार्वे ने एक मेहमान को आपके यहाँ भेजा था। मैंने उसे याद दिलाने की कोशिश की। बूढ़ा वो याद करने की कोशिश कर रहा था और शुक्र है कि उसे याद आ गया। वो चौंकते हुए कहने लगा, हाँ हाँ मुझे याद आ गया, लेकिन मैं वो ही मॉरिस हूँ। मैंने उसकी बात कता करते हुए कहा। बहालत मजबूरी मैंने अपना गेटअप बदला हुआ था। मैं काफ़ी दिनों से आपका घर तलाश कर रहा था, लेकिन मुझे मिल नहीं रहा था। आज इत्तफाक से वही टैक्सी ड्राइवर मिला जो मुझे यहाँ से पिक करके ले गया था। मैं आपका ज़्यादा वक्त नहीं लूँगा। मुझे मिस्टर हार्वे का राब्ता नंबर चाहिए। मुझसे उनका राब्ता नंबर खो गया है। मुझे मिस्टर हार्वे ने बाद में बता दिया था। एंडरसन मुस्कुराते हुए बोला, आओ, बाहर क्यों खड़े हो? अगर मिस्टर हार्वे को पता चला कि मैंने तुम्हें बाहर खड़े खड़े ही जाने दिया तो वो मुझ पर नाराज़ होंगे। वो मुझे अंदर ले गया। उसकी बीवी बेला घर के कामकाज में मसरूफ़ थी। मुझ पर नज़र पड़ी तो काम छोड़कर हमारी तरफ आई। मुझे गौर से देखते हुए एंडरसन से इस्तफसार किया, ये कौन है? मॉरिस। मॉरिस? उसकी हैरत भी दीदनी थी। तुम्हें बताया तो था कि मिस्टर हार्वे। एंडरसन की बात पूरी ही ना हुई थी कि बेला के चेहरे पर चमक उभर आई। ओहो, तो ये है वो यंग मैन मॉरिस। कहने के साथ ही उसने आलम आज खुद रफ्तगी में मुझसे लिपट गई और मुझे यूं भींच लिया जैसे मैं उसका सदियों से बिछड़ा हुआ बच्चा हूँ। मुझे घुटन सी महसूस हुई। आंटी, मेरी पसलियाँ न टूट जाएं, मैंने अजराह तफन्नुन कहा तो बेला खसियाने अंदाज में हंसते हुए मुझसे अलहदा हो गई और मैंने शुक्र का सांस लिया। माय बॉय, मैंने तुम्हें बहुत याद किया था, बेला कहने लगी। हम तो तुम्हें बूढ़ा ही समझते रहे, लेकिन तुम तो यंग निकले। तुम्हें देखकर बहुत खुशी हुई। मैंने एंडरसन की तरफ देखते हुए कहा, अंकल, मेरे पास ज़्यादा वक्त नहीं, बस मुझे मिस्टर हार्वे का सेल नंबर दे दें, मैं यहाँ से चला जाऊँगा। मेरे दुश्मन मेरी ताक में हैं, ऐसा ना हो कि वो आपकी घर की निगरानी कर रहे हों और आप लोग मुश्किल में फंस जाएं। प्लीज़ मुझे नंबर दें। कहने के साथ ही मैंने सेल फ़ोन निकाला। बेला को शायद मेरे बारे में नहीं पता था,
तभी उसने चौंकते हुए इस्तफसार किया, कौन है तुम्हारे दुश्मन और तुमसे क्या चाहते हैं माय बॉय? मैंने एंडरसन की तरफ देखा तो वो भी तज़ब्ज़ुब में पड़ गया। अजीम पेश। मैं कुछ बोलता, एंडरसन ने बात को संभालते हुए कहा, बेला, हैं कुछ लोग, तुम परेशान ना हो, हम संभाल लेंगे। बेला के चेहरे के तासुरात बता रहे थे कि वो एंडरसन की बात से मुतमईन नहीं हुई थी। उसने बोलने के लिए मुंह खोला ही था कि दफातन दरवाजे पर ज़ोर ज़ोर से दस्तक हुई। दस्तक देने वाले के अंदाज से पता चलता था कि वो बहुत उजलत में है। हम तीनों ने बैक वक्त ही चौंक कर दरवाजे की तरफ देखा। लम्हे के 1000वें हिस्से में ही बेला का चेहरा अर्कालूद हो गया और वो मुतवहश दिखाई देने लगी। कौन हो सकता है? मैंने एंडरसन की तरफ देखा।